नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट पल्स में। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं पूरे सप्ताह का लेखा जोखा लेकर। फिर से बात करेंगे बीते सप्ताह व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में रहे उतार चढ़ाव की, वायदा और हाजिर कारोबार की, शेयर बाजार के हाल की और बहुमूल्य धातुओं की चाल की। साथ ही बात होगी कच्चे तेल और नेचुरल गैस की और कृषि कमोडिटीज की। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्य अरोड़ा। नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं मार्केट पल्स। कार्यक्रम में सबसे पहले रुख करते हैं शेयर बाजार का। इस सप्ताह शेयर बाजार में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इस सप्ताह सेंसेक्स में पिछले सप्ताह के मुकाबले करीब 248 अंकों की बढ़त रही है। निफ्टी में भी 97 अंकों की बढ़त देखी गई। हालांकि इस शुक्रवार को सेंसेक्स 151 अंक और निफ्टी 27 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। शुक्रवार को सेंसेक्स 28,051.86 अंक पर बंद हुआ है। पिछले शुक्रवार को सेंसेक्स 27,803.24 अंक पर बंद हुआ था। दूसरी ओर शुक्रवार को निफ्टी 8,638.50 अंक पर बंद हुआ। वहीं पिछले शुक्रवार ये 8,541.20 अंक पर बंद हुआ था। बता दें कि फेड ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन इस सप्ताह फेड की बैठक के बाद शेयर बाजार में खासा उत्साह देखने को मिला था। लक्ष्य फेड की बैठक के बाद जो शेयर बाजार है उसमें ठीक ठाक उत्साह देखने को मिला। हालांकि शनिवार को थोड़ी सी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में करीब 150 पॉइंट की और जो निफ्टी है उसमें 48 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। पूरे सप्ताह को किस तरीके से देखते हैं कारोबार को? अगर हम पूरे सप्ताह की बात करें तो वो जो फेड ने अपना जो डिसीजन लिया उससे हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर ये डिसीजन ले गए उस वजह से जो बाज़ार में आकर्षण बढ़ रहा है इन्वेस्टर्स का, FIIs का, वो लगातार बढ़ता रहेगा। अगर ब्याज दरें बढ़ती तो हमारे बाजार से पैसा निकलता और बाजार में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है। और जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं Q1 के, वो इतने पॉजिटिव हैं, उस वजह से जो बाजार में एक तेजी बरकरार बनी हुई है। और आने वाला टाइम यही कहता है कि 888 तक आने वाले टाइम तक जा सकता है बाजार। लेकिन जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। चाहे हम PNB की बात करें, पहले उसका NPA बहुत कम था, जैसे जैसे कम होता जाता है उसमें मतलब जो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट है वो जैसे जैसे कम होती जाएंगे, उसकी जो डिमांड है चीज की वो बढ़ती जाएगी। तो जो Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है। चाहे हम सन फार्मा की बात करें, ऑरो फार्मा की बात करें, चाहे कोई भी सेक्टर की बात करें, वो पॉजिटिव ही है। अपने लगभग 5-10% बढ़ चुके हैं। चाहे हम रिलायंस इंफ्रा की बात करें, चाहे रिलायंस डिफेंस की बात करें, चाहे हम रिलायंस के सेक्टर की किसी भी अदानी पावर की बात करें, इससे हम सारे जो टारगेट्स हैं वो काफी अजीब हैं और पॉजिटिव माने जा रहे हैं। क्योंकि लगातार जैसे क्योंकि 14 वीक हो चुके हैं, लगातार FIIs जो बाइंग कर रहे हैं रोजाना 1500 करोड़ की, उससे हमारे को बहुत फायदा हो रहा है। इसका मतलब जो बाजार में लगातार जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इसका मतलब काफी लंबा लॉन्ग ट्रेंड बाजार में देखा जा सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार में कुछ और सुधार देखने को मिल सकता है। लक्ष्य एक बात और है कि अगर हम बात करें कि नए निवेशकों के मामले में, तो नए निवेशक जो चाहे छोटे बड़े हों या बड़े हों, जरूर कोई इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि आखिर वो शेयर बाजार में अगर निवेश कोई करना चाहता है, नया निवेशक है, तो इसकी शुरुआत कैसे कर सकता है, कहाँ से शुरू कर सकता है? अगर आपको निवेश करना है इस बाजार में तो एक डीमेट अकाउंट खुलता है। वो मेन ब्रोकर या सब ब्रोकर या फिर बैंक्स में भी खुलता है। उसके अंदर ये प्रोसीजर होता है कि आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर फोटो लगती है और ID प्रूफ लगती है, पैन कार्ड रखता है। उससे आपको ये फायदा होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट उनके वोट कर जाते हो, मतलब आप एक शेयर के पार्टनर बन जाते हो। क्योंकि अगर आप 10 शेयर भी खरीद रहे हो तो उस कंपनी के आप पार्टनर बन गए 10 शेयर के। तो उसी तरीके से वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें ये फायदा होता है कि अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं डीमैट के थ्रू, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी तो वो 1 साल के बाद वो जो अमाउंट होगा, वो जो प्रॉफिट होगा,
वो टैक्स फ्री हो जाता है, क्योंकि उसके हर साल जो रिटर्न जाती है उसमें ये फायदा होता है। और अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ते हैं तो उसके अंदर रोजाना आपको जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उसके हिसाब से रिटर्न जाती है, क्योंकि उसकी टर्नओवर देखी जाती है, कितनी उसने साल में टर्नओवर की, उस हिसाब से उसकी रिटर्न जाती है। तो डिपेंड करता है किस हिसाब से उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो नया उसके पास दो टाइप में इन्वेस्टमेंट करना रहता है, या फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए अपने आप इन्वेस्ट करके शेयर्स रख दे किसी से पूछ के, या फिर वो SIPs ले ले। SIPs में ये फायदा होता है कि आपको हर महीने 2-2 हजार रुपए या 5-5 हजार रुपए जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, और फिर उससे अपने आप आपका पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट लगती रहती है, और वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। जो उसकी रिटर्न आती है वो भी टैक्स फ्री रहती है, और जो उस पे रिटर्न पे आपको ATC और ATD की रिडक्शन भी मिल जाती है, उसमें यानी कि इनकम टैक्स से भी बेनिफिट मिल सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। करेंसी बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपए में कुछ गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 67.36 पर बंद हुआ है। इस सप्ताह रुपए में डॉलर के मुकाबले 25 पैसे की गिरावट देखी गई है। यूरो शुक्रवार को 74.87 पर बंद हुआ, यानी यूरो में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी GBP में इस सप्ताह बढ़त दर्ज की गई है। GBP शुक्रवार को 88.76 पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह ये 87.91 पर बंद हुआ था। लक्ष्य अगर हम इसकी बात करते हैं करेंसी मार्केट की, तो करीब करीब चाहे GBP हो, डॉलर, अमेरिकन डॉलर हो, या फिर US डॉलर, यूरो हो, सभी में करीब करीब बढ़त देखी गई है रुपए के मुकाबले। क्या कारण मानते हैं? इसका मेन यही कारण है कि जो बाजार में, जो ग्लोबली बाजार में एक तेजी बरकरार है, क्योंकि हमारा पिछले हफ्ते की बात करें लगभग 1% हमारा बाजार बढ़ा है, लेकिन इंटरनेशनल बाजार ने लगभग 2.5% की एक बढ़त दिखाई दी है, और अपने लगातार जो हाई ब्रेक्स कर रहे हैं जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं, उस वजह से जो बाजार में एक जो उनकी करेंसी है वो स्ट्रांग हो गई है। तो लेकिन अभी भी जैसे जैसे हमारा बाजार स्ट्रांग होगा, अभी क्योंकि जो रिजल्ट्स का टाइम होता है ना, तो एक बाजार में एक स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर एक भी रिजल्ट खराब आया उसके बाद एक बाजार थोड़ा बहुत करेक्शन मांगता है। तो जिस टाइम रिजल्ट का टाइम होता है तो जो बाजार होता है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता, उसको रुकावटें आती है, क्योंकि रिजल्ट्स बड़ी कंपनी में कुछ भी एक रिजल्ट कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट आई तो उसके अंदर वो गिरावट आ जाती है। तो इस वजह से बाजार में एक जब तक पूरी तरीके से तेजी आएगी उसके बाद हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी, उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उनके साथ। तो लक्ष्य किस तरीके से समझा जाए इसको? चलिए कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश मार्केट पल्स में, और हम बात कर रहे हैं लक्ष्य अरोड़ा के साथ बीते सप्ताह व्यापार और कारोबार, यानी कि वायदा व्यापार और हाजिर कारोबार में क्या रहा है हालचाल। और फिलहाल वायदा बाजार में दोनों बहुमूल्य धातुओं की बात करेंगे तो वायदा कारोबार में इस सप्ताह कुछ मजबूती देखने को मिली है। MCX पर शुक्रवार को 16 अगस्त का वायदा हल्की बढ़त के साथ 31,145 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 16 अक्टूबर का वायदा भी हल्की बढ़त के साथ 31,313 रुपये पर जाकर के रुका है। 16 दिसंबर के वायदे में भी कुछ बढ़त रही है और ये शुक्रवार को 31,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसी तरह चांदी सितंबर का वायदा भी बढ़ा है और 47,195 रुपये प्रति किलो पर जाकर रुका है। चांदी दिसंबर का वायदा भी बढ़ते हुए 48,338 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। दोनों बहुमूल्य धातुओं में 2017 के वायदा कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई है। लक्ष्य जो दोनों बहुमूल्य धातुएं हैं, बुलियंस हैं, पिछले सप्ताह गिरावट रही थी और काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस सप्ताह फिर से एक बार सुधार का एक रुख है वो शुरू हो गया है। वो इसका मेन कारण यही है, जो फेड ने अपना जो डिसीजन लिया उस वजह से एक तेजी देखी गई है। अगर फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता तो गोल्ड में कम से कम 1000 पॉइंट की भी गिरावट देखी जा सकती थी। जो उसने एक डिसीजन लिया, इसका मतलब जो बुलियंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में बुलिश काफी ज्यादा रह सकते हैं। 33,000 तक का टारगेट और 50,000 तक का सिल्वर में टारगेट मिल सकता है आने वाले टाइम में।
और जो इंटरनेशनल की बाजार की डॉलर के हिसाब से भी देखा जाए तो जो गोल्ड और सिल्वर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल डॉलर गोल्ड की बात करें तो वो तो 1380 का है लेवल, वो काफी अच्छी से सस्टेन करके एक तेजी दिखा रहा है। तो आने वाले टाइम में 1420 तक का भी टारगेट दिखाई दे सकता है। तो जो ट्रेंड है वो गोल्ड सिल्वर का, अगर हम टेक्निकली भी बात करें, आरएसआई या एमएसीडी की बात करें, उसके अंदर भी लगातार एक तेजी दिखाई दे रही है। तो अभी बाजार में यही जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर तेजी में रह सकते हैं। लक्ष्य, आपने अभी एमएसीडी और आरएसआई की बात की है, तो बहुत से दर्शक ये नहीं जानते हैं कि शायद इनके बारे में क्या है, बहुत से लोग जानते भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इस बारे में थोड़ा सा समझा दें। अगर हम बात करें, ये टेक्निकल वर्ड होता है जिसके अंदर जैसे हम कोई भी चार्ट्स पढ़ते हैं उसके अंदर इंडिकेटर्स लगते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं कि इस टाइम ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड कमोडिटी है, उससे हम जज कर पाते हैं कि क्या बाजार में आने वाले टाइम में ट्रेंड रह सकता है। तो अभी जो आरएसआई और एमएसीडी है वो इस टाइम 50% पे है और जो है वो पॉजिटिव वे में। तो आने वाले टाइम में यही दिखाई दे रहा है कि अभी भी रेट्स बढ़ सकते हैं, अभी घटने के चांसेस अभी नहीं है, क्योंकि अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करें उसमें भी अभी पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। लक्ष्य, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि जो बुलियंस है, बुलियंस में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग हैज करके भी चलते हैं। तो हैजिंग की जो पोजीशन होती है उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप, हैजिंग क्या है, किस तरीके से हैज किया जा सकता है अपने फॉरवर्ड मार्केट में, यानी कि वायदा कारोबार में। अगर आप हेज करना चाहते हैं तो इसके 2-3 मेथड्स हैं। एक हेज होता है कि अगर आप ये वाला गोल्ड बाय करके चलते हैं तो अगला आप शॉर्ट सेल करके कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे ही वो एक प्राइस पे एक ऐसा लेवल आ जाता है जिधर आपको दोनों तरफ काट के प्रॉफिट आ रहा होता है, तब आप वो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हद तक अगले महीने में प्रीमियम भी कम होगा। तो एक ट्रेंड जान के आप हेजिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप डॉलर, निफ्टी और गोल्ड में भी हेजिंग कर सकते हैं। ये भी प्रोसीजर होता है 2 टाइप करने के, हेजिंग करने के। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे बातचीत चल रही है सेबी में कि एमसीएक्स में हम कॉल पुट ऑप्शंस भी स्टार्ट करेंगे, उस वजह से हेजिंग करना बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने बाय चांस गोल्ड बाय कर लिया उसी तरीके से हम उसकी स्ट्राइक प्राइस की पुट्स ले सकते हैं। उससे काफी ज्यादा हेजिंग में हमारे को प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल। हेजिंग को लेकर के एक बात और कही जाती है कि अगर आप हेज करके चल रहे हैं, यानी आप अपने आप को सिक्योर करके चल रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले समय में कीमतें बढ़ सकती हैं, तो उसका ये इलाज है और आपको उसी दामों पर मिलेगी वो चीज़ जब आपका कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं। तो इसको हेज करना कहते हैं शायद, लक्ष्य। हाँ जी बिल्कुल, इसको हेज करना कहते हैं। उससे आपको ये पता लग जाएगा ना कि गोल्ड में कितनी आपको स्ट्राइक प्राइस है। अब जैसे 30,000 चल रहा है तो आप 30,000 की स्ट्राइक प्राइस वो ऑप्शन पे अगले साल तक उम्मीद है कि इसके अंदर ऑप्शंस आ जाएगी, उससे हमारे को बहुत बेनिफिट होगा। उससे अगर हम फायदा उठाना चाहते हैं तो एमसीएक्स के शेयर पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो उसी से रिलेटेड है। अगर उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो जो शेयर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे ऑप्शंस की बात और बढ़ती जाएगी और इसके अंदर आता रहेगा। अभी जो रेट चल रहा है वो 1100 तक का रेट चल रहा है और आने वाले टाइम में इसका जो टारगेट नजर आता है वो 1850 और 2000 तक का भी आने वाले टाइम में 1.5 साल में इसका टारगेट अचीव हो सकता है। चलिए लक्ष्य, आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। बेस मेटल्स की बात करेंगे तो इसमें कॉपर, लेड और जिंक के वायदा सौदों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं एल्युमिनियम और निकल के वायदा में बढ़त दर्ज की गई है। कॉपर अगस्त का वायदा 5.5 रुपये की गिरावट के साथ 328 रुपये 5 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गया। निकल का अगस्त का वायदा थोड़ा चढ़ते हुए 710 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ है। वहीं एल्युमिनियम का अगस्त का वायदा 108 रुपये 35 पैसे प्रति किलो पर जाकर के रुका है। लेड के अगस्त के वायदा में हल्की गिरावट दर्ज की गई है और ये 121 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ है। वहीं जिंक की बात करें तो अगस्त के वायदा में भी गिरावट आई और ये 148 रुपये पर बंद हुआ है। कुल मिलाकर के लक्ष्य जो बेस मेटल्स हैं इनमें मिला जुला रुख देखने को मिला है। 2-3 जो बेस मेटल्स हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं तो बाकी गिरी है। अगर हम बात करें बेस मेटल की, बेस मेटल में लगातार एक बाइंग बनी हुई थी। अब थोड़ा उम्मीद थी कि उसकी करेक्शन आएगी
और आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत और करेक्शन आ सकती है, क्योंकि जब तक धीरे धीरे जैसे जैसे चाइना डिमांड बढ़ाएगा उसके बाद प्राइसेस बढ़ेंगे। तो उसने अभी जो अपॉर्चुनिटी खोली है, उसने अपनी बाइंग करनी स्टार्ट की है, तो थोड़ी बहुत वो चाहेगा कि स्पेकुलेट करके अपने जो प्राइसेस है वो काफी नीचे ला सके और उसको निचले स्तर पे बाइंग करके और ऊपर ले जा सके। तो इस टाइम जो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी वो कोशिश करेगा स्पेकुलेट करके वो प्राइसेस नीचे लाएगा, उसके बाद वो एक पोजीशन पे बाइंग करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद एक तेजी देखी जाएगी, चाहे वो कॉपर है, चाहे एल्यूमिनियम है, चाहे जिंक है। इससे हमारे को इस टाइम अगर हमने पोजीशन को हेज करके चलना है तो हम इस टाइम जो निफ्टी के स्टॉक्स है, टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, इससे हम स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो फ्यूचर मार्केट होती है, तो एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टील इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे जीएसडब्ल्यू स्टील है और ये एनर्जी स्टील है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। अगर आप इसी बेस मेटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइंग करके चल सकते हैं, और जो अभी वाला अगस्त वाला है वो शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं, उससे आपकी पोजीशन भी हेज हो जाएगी। जी, तो अगर बेस मेटल में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो को बेच करके चलें और अक्टूबर को बाइंग में लेकर के चलें, ये हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है। फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश मार्केट पल्स में, और हम बात कर रहे हैं बीते सप्ताह व्यापार में रहे उतार चढ़ाव की। एनर्जी सेगमेंट में कच्चे तेल में गिरावट दर्ज की गई तो नेचुरल गैस में हल्की बढ़त देखने को मिली है। क्रूड तेल अगस्त का वायदा शुक्रवार को गिरावट के साथ 2,741 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। क्रूड तेल मिनी में भी गिरावट रही और इसमें 2,741 रुपये पर कारोबार हुआ। हालांकि नेचुरल गैस में पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह बढ़त रही है। नेचुरल गैस का अगस्त का वायदा पिछले शुक्रवार के 187 रुपये के मुकाबले इस शुक्रवार को 192 रुपये 30 पैसे प्रति MMBTU पर बंद हुआ है। लक्ष्य कच्चा तेल लगातार गिरावट की रुख दिखा रहा है। पिछले सप्ताह भी यानी कि 3 सप्ताह से लगातार कच्चे तेल में गिरावट दर्ज की जा रही है और उसके ठीक विपरीत नेचुरल गैस में अब बढ़त देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की हालत क्या है फिलहाल? इस टाइम कच्चे तेल की बात करें, उसने जो 3,000 का जो सपोर्ट था वो काफी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था, उसके बाद एक गिरावट दिखाई गई है और आने वाले टाइम में यही कहता है कि अगर 2700 या 2680 तक का लेवल है उसके बाद एक बाइंग आ सकती है। उस लेवल को छूने के बाद एक ट्रेंड का पता लग जाएगा कि आगे क्या रिवर्सल बनता है उसका। तो अभी जो लेवल है वो काफी डाउन ट्रेंड में माना जा रहा है, और चाहे इंटरनेशनल की बाजार की बात करें, आने वाले टाइम में $3500 भी कई मतलब माना जा रहा है कि उसका जो टेक्निकल ट्रेंड है वो $3500 तक भी दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। उसी तरीके से बात करें एनजी की, एनजी में काफी स्ट्रांग बाइंग बन रही है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती है जो इसकी डिमांड है वो बढ़ती जाती है, और आने वाले टाइम में 205, 210, 240 तक के भी टारगेट आने वाले टाइम में आपको दिखाई दे सकते हैं। उसी तरीके से क्रूड ऑयल को आप हेज करके चल सकते हैं, आप क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके और एनजी को बाइंग करके चल सकते हो, उससे आपकी जो पोजीशन है वो हेज रहेगी। और जो पॉजिटिव ट्रेंड चालू हुआ है नेचुरल गैस का, इंटरनेशनल बाजार में जो डाटा लगातार आ रहा है वो काफी पॉजिटिव है, इसलिए प्राइसेस जो हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और क्रूड ऑयल का जो डाटा है वो काफी डाउन ट्रेंड में माना जा रहा है, तो इसलिए गिरावट आ रही है इसके अंदर। ओवरऑल ये ट्रेंड है, और जो प्राइस जो फिर दोबारा अमेरिका जो इंटरफेरेंस करने लग गया प्राइसेस पे, उस वजह से एक गिरावट आनी शुरू हो गई बाजार में। तो लक्ष्य क्या माना जाए, आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल और गिरावट का रुख बना सकता है या फिर यही एक बॉटम लेवल है और इसके बाद ऊपर चढ़ सकता है? 2650 और 2680 का जो सपोर्ट है उसके बाद एक ट्रेंड डिसाइड होगा। अभी तो डाउन ट्रेंड में कम से कम 50 से 80 पॉइंट गिर सकता है, उसके बाद एक सपोर्ट पकड़ के एक आइडिया, अगर वो उसने अपना निचला स्तर तोड़ा तो 2450 तक का टारगेट है। अगर वहीं से वो रिकवर होना स्टार्ट करता है तो 2885 और 2935 तक का आने वाले टाइम में टारगेट मिल सकता है। तो ये जो उसका जो ट्रेंड है वो ये शो कर रहा है। जी बिल्कुल, कच्चे तेल का जो ट्रेंड है वो यही शो कर रहा है। और आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। कृषि से जुड़ी ज़्यादातर जिन्सों में इस सप्ताह भी मिला जुला
रुक रहा है। धनिया अगस्त का वायदा चढ़ते हुए 8,300 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। वहीं सितंबर का वायदा 8,282 रुपये और धनिया अक्टूबर का वायदा 8,220 रुपये पर पहुंच गया। ग्वारगम अक्टूबर का वायदा गिरावट के साथ 6,540 रुपये पर रुका है जाकर के, और जीरा अगस्त का वायदा 18,990 रुपये और जीरा सितंबर का वायदा 19,330 रुपये पर बंद हुआ है। सोयाबीन अक्टूबर का वायदा 3,617 रुपये और हल्दी अगस्त का वायदा 8,148 रुपये पर बंद हुआ है। वहीं कॉटन का जुलाई का वायदा गिरावट के साथ शुक्रवार को 21,800 रुपये प्रति बेल्स पर रहा है। सीपीओ जुलाई का वायदा 524 रुपये 60 पैसे प्रति 10 किलोग्राम पर बंद हुआ है। इलायची अगस्त की बात करें तो 945 रुपये 30 पैसे पर चढ़ करके पहुंच गई है। दूसरी ओर मेंथा ऑयल जुलाई का वायदा गिरावट के साथ 911 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। लक्ष्य ये जो एग्री कमोडिटीज़ हैं इनमें मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि धनिया में बढ़त देखने को मिली है, जीरा में बढ़त देखने को मिली है, हल्दी में शायद कुछ अभी फिलहाल स्थिरता देखने को मिली है इस सप्ताह। अगर हम बात करें धनिया की तो धनिया में एक अभी भी तेजी बरकरार है। जैसे ग्वारगम गिरा है उसमें अभी भी बाइंग है, लगभग 12,000 तक जा सकता है क्योंकि अभी 6540 है, उसका एक ट्रेंड है 8,000, उसके बाद 8,000 के बाद 9200, उसके ऐसे लेवल्स हैं। और अभी भी यही कहूंगा कि उसके अंदर आप आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से हल्दी की बात करें, हल्दी में इसलिए स्थिरता है क्योंकि जब भी इसका डिमांड जो होती है वो एग्जैक्टली सर्दियों में बढ़ती है, तो उसके बाद प्रोडक्शन के बाद एक जज कर पाएंगे कि प्राइसेस कहाँ बढ़ सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन आने वाली की अजम्पशन है वो यही है कि जो वेदर है वो डिसअपॉइंटमेंट रहा है और प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम में 10,000 तक का टर्मरिक का टारगेट मिल सकता है, वो भी दिसंबर तक। तो अभी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अभी आने वाले टाइम में जो चना है उसके अंदर गिरावट आ सकती है और कॉटन के अंदर। बाकी जो सीपीओ की बात करें, चाहे हम सोयाबीन की बात करें, सोया ऑयल की बात करें, अभी इसके अंदर आने वाले टाइम में एक पॉजिटिव ट्रेंड मिल सकता है। जी, पॉजिटिव ट्रेंड मिल सकता है कुछ एग्री कम्युनिटीज़ में। और लक्ष्य एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि एग्री कम्युनिटीज़ के मामले में बारिश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इस बार जिस तरीके की उम्मीद की गई थी कि इस बार बारिश ठीक ठाक रह सकती है, वो ठीक ठाक दिख भी रही है। क्या लगता है आपको, उत्पादन बढ़ सकता है कुछ चीज़ों का? लेकिन एक्सेस जो होती है, ज़्यादा बारिश भी खराब करती है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को और ये सब को। तो उसके बाद ज़्यादा बारिश के कारण जो प्राइसेस हैं वो भी, अगर फसल खराब होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी ज़्यादा होगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो उसी तरीके से जो बारिश भी एक स्टेबिलिटी में होनी चाहिए। ज़्यादा बारिश भी खराब करती है और कम बारिश भी खराब करती है। तो अगर वो एक स्टेबिलिटी में होगी तो जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। चने की बात करें, जो चने का आजकल चना और चीनी दो ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो भी अपने रिस्ट्रिक्शन ला रही है क्योंकि प्राइस में एक तेजी देखी जा रही है। चाहे हम स्टॉक्स की बात करें, चना जो चीनी के स्टॉक्स हैं जैसे बलराम शुगर है, मुवाना शुगर है, उसके अंदर भी एक तेजी बरकरार है, उसके अंदर भी एक कंट्रोल नहीं लाया जा रहा। तो उसके अंदर अगर प्राइसेस लगातार बढ़ते जाएंगे उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्राइसेस में अगर एक्सेस बढ़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम में। यानी कि अगर ज़्यादा बढ़ते हैं दाम तो जाहिर सी बात है आम लोगों को तो परेशानी होती ही है, इन्वेस्टर्स को सामने भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। खास बात यह है कि बारिश भले ही ठीक हो रही है, बरसात का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उससे भी फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है और इसका नुकसान भी किसानों को ही नहीं, जो कारोबारी हैं उन लोगों को भी उठाना पड़ सकता है। फिलहाल लक्ष्य, हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इतनी सारी चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार।